गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था ओके उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था AC व्हेन इट इज अप्लाइड टू अ प्योर ओके रेजिस्टिव सर्किट। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग इसको वापस देख लेते हैं कैसा है। ओके सो AC अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर आपको याद होगा तो जो लास्ट लेक्चर था ओके उसमें हम लोगों ने ऐसा बताया था कि बेसिकली एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, उसको हम लोग एक AC सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं और वो AC सप्लाई का जो EMF है उसको हम लोग E बोल रहे हैं। E इज व्हाट? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके एंड लेट अस से E इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF। ओके क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में या जब मैं बोलता हूँ AC सप्लाई होता है तो उसमें EMF का भी वैल्यू क्या होता है? इट इज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग। ओके इसलिए हम लोग बोलते हैं E इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। वी से दैट ओके बाय ओम्स लॉ लेट अस से R इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पॉइंट A एंड B के बीच में जो भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। ये ध्यान में रखना है। So in AC we say the instantaneous EMF is actually equal to what? Instantaneous voltage which is equal to instantaneous current I into R। ये आपको याद होगा। ओके मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखने वाला हूँ, एक छोटा सा रिवीजन देखने वाले हैं और फिर हम लोग बोलते हैं दिस E is nothing but equal to E is E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी which is equal to I into R। ओके therefore we say जो आपका I है that becomes E नॉट साइन ऑफ omega t upon R। okay now we say E naught is the peak value of EMF okay and R is the resistance of the circuit which is going to be constant। okay so a constant upon a constant okay voltage upon resistance that is going to be what? that is going to be a form of current। okay और हम लोग बोलते हैं E naught is the peak voltage। तो peak voltage के लिए हमें जो मिलेगा that will be peak current। so finally what we get is I इट इज इक्वल टू वॉट? ई नॉट अपॉन आर जो है उसको हम लोग बोल देते हैं आई नॉट। ओके आई होप आपको ये याद है। अच्छा इसमें एक और बात था ओके जब हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कंपेयर किया ओके तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज योर EMF इन द AC फॉर्म एंड दिस इज द करंट इन द AC फॉर्म। ओके यस व्हेन अप्लाइड टू व्हाट? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ऐसे केस में जो आपका करंट का इक्वेशन और EMF का इक्वेशन जब मैं कंपेयर करता हूं मुझे ये समझ में आता है दोनों का जो फेस है वो इक्वल है। तो दोनों के बीच में हम लोग बोलेंगे फेस डिफरेंस इज व्हाट? इज जीरो। तो दोनों का अगर फेस डिफरेंस जीरो है तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं EMF का ग्राफ बनाता हूं ओके लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू जीरो हम लोग बोलेंगे साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो EMF का वैल्यू क्या होता है? जीरो। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ जीरो और ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है हमें, बराबर है। ओके ये जो है इट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज E नॉट, ये हुआ आपका माइनस E नॉट। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने अगर वो बोला था कि लेट अस से E नॉट इज 10 वोल्ट। ओके अगर E नॉट 10 वोल्ट है, R जो है वो 2 ओम है, तो हम लोग बोलेंगे I नॉट का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी 5 एम्पियर। I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का जो ग्राफ है ओके हम लोग बोलेंगे करंट का भी सेम फेज है। सेम फेज का मतलब क्या है? तो हम लोग बोलेंगे जब EMF का वैल्यू जीरो था तो वो टाइम पे करंट का भी वैल्यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके तो जब करंट का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो वो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं लाइक दिस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं और ये जो डॉटेड लाइन का पीक है उसको हम लोग बोलते हैं आई नॉट। अभी आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर क्या हमेशा जो आई नॉट है उसका वैल्यू E नॉट से कम रहेगा क्या? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सपोज अगर इसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम होता तो मैं बोलता हूं E नॉट अपॉन R 10 अपॉन 0.5 अपना करंट क्या होता? ओके 20 एम्पियर होता, यानी आई नॉट का वैल्यू क्या होता है? 20 एम्पियर। तो ये डॉटेड लाइन है ना, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं ये ऐसा बड़ा ग्राफ बनता फिर। ओके बट अभी स्पेसिफिकली हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है ओके रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1 ओम।
ऐसे केस में मैं बोलूंगा आई नॉट का वैल्यू विल बी लेस देन ई नॉट, ठीक है। और इसका जो फेज डायग्राम हम लोगों ने सीखा था वो कुछ ऐसा था, ओके। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ओके यस। सबसे पहले हम लोग ई नॉट वेक्टर दिखाएंगे। तो ई नॉट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई नॉट इट इज 10 वोल्ट, ओके। ई नॉट इज 10 वोल्ट और उसका फेज कितना है, इट इज ओमेगा टी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम लोग एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी एक लाइन बनाएंगे और मैं स्केल ले लेता हूं। लेट अस से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर। एक ही डायग्राम में हम लोग दोनों फेजर्स दिखाने वाले, यानी ई नॉट और आई नॉट दोनों हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले। तो ई नॉट का वैल्यू कितना है, हम लोग बोलते हैं इट इज 10 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन पे 10 सेंटीमीटर का एक पॉइंट मार्क करेंगे। लेट अस से ये हमारा 10 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ओके। ये अगर 10 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ओके, सो ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी योर फेजर ई नॉट एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ई नॉट ऑन द वाई एक्सिस विल बी नथिंग बट, इसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, ओके, सिंस वी से करंट और ईएमएफ में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी उनके बीच में कोई एंगल नहीं रहने वाला है। तो लास्ट लेक्चर में ये देखा था हम लोगों ने कि जो आई नॉट की लाइन आएगी, आई नॉट की लाइन भी, ओके, इट विल बी ऑन द सेम लाइन विच इज एट ओमेगा टी, बट आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, ओके। लेट अस से आई नॉट हमारा कितना है, इट इज 5 एम्पियर। तो उसका जो लेंथ रहेगा इट विल बी हाफ द लेंथ ऑफ ई नॉट। तो मैं ये पॉइंट कंसीडर कर देता हूं हाफ का। तो ये जो छोटा वाला एरो आएगा, दिस वन, ओके, चाहिए तो इसको मैं डार्क मार्क कर देता हूं। दिस विल बी योर आई नॉट, ओके यस। और इसका जो प्रोजेक्शन है, ये वाला प्रोजेक्शन ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ओके। ये छोटा वाला जो प्रोजेक्शन है उसको मैं यहां पे दिखा देता हूं लाइक दिस, ओके। दिस प्रोजेक्शन विल बी कॉल्ड एज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसका वेव फॉर्म समझ में आया है और इसका फेजर डायग्राम भी समझ में आया है, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट टाइम कॉपी नहीं किया था उन लोगों ने अभी क्या करना है, अच्छे से इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद एसी सर्किट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एसी अप्लाइड टू प्योर, ओके, रेजिस्टिव की जगह पे हम लोग बोलने वाले हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। यस, प्लीज नोट दिस, ओके। अभी इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज एसी अप्लाइड टू प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके। लास्ट टाइम जो था दैट वाज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं इट इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगेन दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट और यू कैन से थियोरेटिकल कंसेप्ट। हम लोग यहां पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंडक्टर है, लेकिन वो जो कंडक्टर है ना, हम लोग बोल रहे हैं इट इज एन इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल का मतलब क्या, तो चाहिए तो मैं ये साइड पे बना देता हूं कि इट इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस, ओके। और ये कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज L, ओके। यहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपका जो एसी सोर्स है वो इंडक्टर कॉइल को लगाया हुआ है, और एसी सोर्स का जो इक्वेशन है, अगेन मैं क्या कंसीडर करने वाला हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। लेट अस से ये इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूं, ओके। अब यहां पे हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, ओके, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके। सो विल से एज्यूमिंग इट्स रेजिस्टेंस approximately equal to 0 or you can say negligible, okay, yes। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ये जो हमारा सर्किट है, ओके, उसको अगर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं, ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, मैं बोलूंगा बाय केवीएल समीशन ई, ओके, प्लस समीशन आई आर इज इक्वल टू 0। लेकिन ये सब बातों के डिस्कशन में मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 0।
तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, समीशन आई आर इज इक्वल टू 0। चाहिए तो मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि आज हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है लाइट अरेंजमेंट की वजह से। ओके, मैंने एकदम जो लिमिटेड स्पेस है वो हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ओके, एनीवे समीशन ई प्लस समीशन आई आर इज इक्वल टू 0। हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस 0 होने के कारण समीशन आई आर भी क्या रहेगा, 0। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है ये लूप का, इट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां पे मुझे मिलेगा समीशन ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द ओनली, ओके, यू कैन से कंपोनेंट इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है हमारा यहां पे कि जब यहां पे हम लोग ईएमएफ सोर्स अप्लाई करते हैं, भले अल्टरनेटिंग क्यों ना हो, लेकिन जब ये अप्लाई करेंगे ना तो इनिशियली एक फिनोमिना हम लोग देखते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहां पे इनिशियल, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, इनिशियल अप्लाइड वोल्टेज 0 है तो उसमें करंट भी क्या रहने वाला है, 0 ही रहेगा। ये ध्यान में रखो। ओके, जब आप ये सर्किट कनेक्ट करते हो ऐसे टाइम में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि करंट का वैल्यू जो है, जैसे ही आप वोल्टेज उसको सप्लाई करते हो, करंट का वैल्यू 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ने लगता है। ओके, दिस इज अ प्योर इंडक्टिव कॉइल। ये आपको आ रहा है समझ में। तो जब हम लोग बोलते हैं करंट का वैल्यू 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये हम लोगों ने सीखा है। एंड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस तो हम लोग बोलते हैं there is change in magnetic flux associated with this coil, and when there is change in magnetic flux associated with the coil, a back EMF is generated. Okay, let us say मैं बोल रहा हूं कि जो ओरिजिनल EMF है in the first half of the cycle वो ऐसा करंट सेंड कर रहा है like this। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक ऐसा EMF प्रोड्यूस हो रहा है जो आपका ओरिजिनल करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, let us say this direction is clockwise। ओके, तो एक बैक EMF जनरेट होगा और वो बैक EMF क्या करेगा, okay, it will generate a current, you can say, in anti-clockwise direction। ये अगर हमारा clockwise है तो anti-clockwise direction में एक बैक EMF जनरेट होगा। okay? तो यहां पे अभी दो EMF है, एक ओरिजिनल EMF है और एक रूल ध्यान में रखो, ओरिजिनल EMF जो रहेगा वो जब पॉजिटिव रहेगा तो बैक EMF हम लोग बोलेंगे उसको अपोज करेगा, और जब ओरिजिनल EMF नेगेटिव रहेगा तो बैक EMF तभी भी उसको अपोज करेगा एंड इट विल बी पॉजिटिव। ओके, यानी ओरिजिनल EMF जो है ये जो हम लोग दिखा रहे हैं, ओके, इसका ऐसा साइकिल रहेगा तो जो बैक EMF रहेगा, बैक EMF ऐसा रहने वाला है, उल्टा रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में। इसका जब क्रेस्ट रहेगा तो इसका क्या रहेगा, ट्रफ। ओके, बोलने का मतलब है कि ये लूप के अंदर, ओके, मैं सिर्फ ओरिजिनल EMF दिखा रहा हूं, बैक EMF रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, बट ये इक्वेशन के अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल अप्लाइड EMF E प्लस द बैक EMF विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस लॉ। ओके, यस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी E विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस E बैक। ओके, यस, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैं वापस रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यस, फिलहाल ये जितना मैंने यहां पे ड्रॉ किया ना, इसको इरेज करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। सब छोड़ दो आप, बस ये ध्यान में रखो, आपने यहां पे एक EMF सोर्स लगाया है, और जब ये EMF सोर्स लगाया है तो हम लोग बोलेंगे यहां पे क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। बट इनिशियली, ओके, सर्किट के अंदर कुछ करंट था क्या, नहीं, सर्किट के अंदर करंट था 0। सर्किट के अंदर जब करंट था 0 तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट, ओके, इनिशियल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट भी क्या था, इट वाज 0। अब करंट का वैल्यू बढ़ के हो गया है I, तो फ्लक्स का भी वैल्यू बढ़ के हो गया है phi। ओके, और मैं बोलूंगा देयर विल बी सम इंक्रीज इन फ्लक्स, सो दिस इंक्रीज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, एसोसिएटेड विद द कॉइल, okay, this is actually what, rate of change of flux, and whenever there is some rate of change of flux associated with the coil, okay, with respect to time t, हम लोग बोलेंगे EMF is induced in the coil, okay, and this EMF induced in the coil, okay, हम लोग बोलेंगे उसका इक्वेशन कैसा रहेगा, by Lenz law। जो EMF induced हो रहा है उसको हम लोग E back बोलते हैं, that E back is nothing but equal to what, okay, तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है, that is equal to minus d phi
by dt. But we know that if L is the inductance, phi is equal to what? L into I. ओके चाहिए तो करंट जो है उसको मैं कैपिटल I बोल देता हूं यहां पे. phi is equal to it is L into I. तो मैं बोलूंगा दिस विल बिकम माइनस d by dt ऑफ L into I. ओके आपके टेक्स्ट बुक में स्मॉल I है कैपिटल I है वो देख लो आप. ओके यस कैपिटल L कांस्टेंट होने के कारण हम लोग बाहर निकाल लेते तो आपको मिलेगा माइनस L di by dt. ये आपको क्या मिला है? E बैक. So can I say from equation 2, okay, I'll say the original EMF E which is equal to minus E back. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओके E back का वैल्यू क्या है? ब्रैकेट में डाल देता हूं. इट इज माइनस L di by dt. तो ये हो गया आपका माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. सो दिस इज प्लस L di by dt. ओके आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. ओके अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं तो कैन आई से व्हाट आई विल गेट इज डी आई इज इक्वल टू ई ओके अपॉन एल इंटू डी टी. ओके और यहां पे टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने. ओके आप बोलोगे सर ये जो ई अपॉन एल इंटू डी टी है ओके तो इसमें ई क्या रहने वाला है? तो ई है ना हम लोग बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल ईएमएफ है ओरिजिनल ईएमएफ का जो हम लोग बोलते हैं वेव फॉर्म का इक्वेशन है दैट इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. सो मैं ये साइड पे लिख देता हूं. ओके मेरे पास स्पेस कम है आज सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके मैं ये साइड पे अभी अवेलेबल स्पेस में लिखूंगा. सो आई विल से डी आई इज इक्वल टू ई के जगह पे मैं बोल दूंगा दिस गोइंग टू बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओके इंटू डी टी अपॉन एल. ई नॉट अपॉन एल क्या है? कॉन्स्टेंट है. Okay now what I'll say is integrating both sides. Integrating both sides we get okay this is going to be integration of di will be equal to e naught upon l को बाहर ले लिया मैंने. यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. ओके यस अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई को मैं आई बोल देता हूं will be equal to e naught अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी. ओके इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी देखो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओके या मैं सिंपल अगर भाषा में बोलूं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट विल बी कॉस एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स. ओके ये मैथ्स में भी आप लोगों ने सीखा है. तो कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी विल बी एक्चुअली इक्वल टू वॉट? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. ओके आई होप ये आपको आ रहा है समझ में. लेकिन यहां पे मैं एक ब्रैकेट यूज कर दूंगा ओके और यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्मॉल सी यूज करूंगा. ओके यस आई होप आपको ये दिख रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट? ई नॉट अपॉन एल ओके माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी को मैं ऐसा लिखता हूं माइनस एज इट इज दिस गोइंग टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी और यू कैन से कॉस थीटा. तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. ओके तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी अपॉन हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ओमेगा ओके प्लस सी. सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल. ओके नाउ वन मोर थिंग इज हियर ओके वी हैव एन इक्वेशन माइनस साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा. ये आपको पता होना चाहिए. सो माइनस साइन जब अंदर ले लूंगा तो जो एंगल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी का नेगेटिव होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यानी दोनों टर्म की साइन क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी. तो आपके पास रहेगा ई नॉट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होल अपॉन ओमेगा प्लस सी. ओके ये क्लियर है. अच्छा अभी इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम सिंपल है. ई नॉट अपॉन एल है ना अपन मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल इंटू ओमेगा
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओके, प्लस ई नॉट इंटू सी अपॉन एल। ये ई नॉट अपॉन एल, ओके, ये सी को भी मल्टीप्लाई हो गया, ओके। ये आपको किसका इक्वेशन मिल रहा है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई, ओके। नाउ आई इज व्हाट? तो हम लोग बोलेंगे आई इज द करंट दैट इज बेसिकली फ्लोइंग इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके। और ये जो लेंस लॉ हम लोगों ने लगाया ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बता देता हूं कि एक आपका ओरिजिनल ईएमएफ ई है और एक जो है वो आपका बैक ईएमएफ है, ई बैक, ओके। ओरिजिनल ईएमएफ और जो बैक ईएमएफ है ना, ओके, उन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान में रखो, ओके। तब हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो फ्लो होते रहेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे सर ई और ई बैक एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो करंट का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है, ओके। करंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, ओके, यस। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं जो ओरिजिनल ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ को क्या कर रहा है? एक तरह से सप्रेस कर रहा है। ये जो करंट है ना, द करंट दैट इज फ्लोइंग, तो ये चेंज इन करंट जो है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन अल्टरनेटिंग सोर्स, ओके। ये चेंज इन करंट को कौन अपोज कर रहा है? बैक ईएमएफ। लेकिन वो बैक ईएमएफ को सप्रेस कौन कर रहा है? ओरिजिनल ईएमएफ। तो इसकी जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है, हम लोग बोलते हैं कि अगर करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो ओरिजिनल अप्लाइड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ओरिजिनल अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसका वैल्यू और जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ओके। इसलिए हमारा ये एक इक्वेशन आ रहा है। ये क्लियर है? ओके। अब मैं ये साइड का जो पार्ट है ना उसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा फिर? हम लोग बोलेंगे आई इज इक्वल टू, ओके, दिस इज गोइंग टू बी E0 अपॉन L इंटू ओमेगा, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, okay, and E naught is constant, C is constant, L is constant. So this is going to be what? This is going to be a big constant, K. Okay. अब इसमें एक बात आपको समझने की है कि जो हमारा EMF E है वो अल्टरनेटिंग है। EMF E अल्टरनेटिंग है तो हम लोग बोलेंगे कि जो करंट रहेगा हमारा I, वो भी कैसा रहेगा? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब करंट I का भी वैल्यू ऐसा होगा, साइनूसॉइडल फॉर्म में रहेगा, यानी करंट का वैल्यू भी जीरो होगा, जीरो से आई नॉट होगा, आई नॉट से जीरो, जीरो से माइनस आई नॉट से जीरो। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। हम लोग बोलेंगे अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करता हूं तो LHS पे जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? करंट I। तो RHS पे भी क्या रहना चाहिए? करंट रहना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है ये जो है ना E नॉट अपॉन L इंटू ओमेगा, दिस इज गोइंग टू बी करंट। ये जो भी फॉर्म करेगा ना, इसका जो यूनिट रहेगा दैट विल बी एम्पियर, और ये जो K है, K भी क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी करंट। बट अगर K मैं बोल रहा हूं इट इज हैविंग द सेम यूनिट एज दैट ऑफ करंट, ओके। ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर K इज नॉन जीरो, ध्यान से सुनो, ओके। देखो E नॉट क्या है? E नॉट इज अ नॉन जीरो, E नॉट वैल्यू क्या है? इट इज नॉन जीरो। इंडक्टेंस L इज ऑल्सो वॉट? नॉन जीरो। हम लोग बोलते हैं ये जो C है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं इफ C इज नॉन जीरो देन नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो विल बी वॉट? नॉन जीरो। तो अगर मैं बोलता हूं इफ K इज नॉन जीरो, ओके, K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग सम कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट। तो भले ही ये वाला जो टर्म है ये भी करंट है, ये भी करंट है, बट हम लोग बोलेंगे दिस इज फ्लक्चुएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज अ स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट। बट ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा I है वो I का नेचर क्या है? इट इज फ्लक्चुएटिंग। I क्या है? इटसेल्फ इट इज AC करंट। तो अगर I AC करंट है ना, उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, इन्हें डीसी का कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, ओके, यस। मेरा बोलने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर ये I AC है तो ये जो फर्स्ट पार्ट है
ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वो भी एसी रहेगा, अल्टरनेटिंग यानी वेरिंग उसका नेचर रहेगा, और ये भी आपका क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। बट के इज अ कांस्टेंट, और के अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे उसका वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, के इज नथिंग बट इट इज डीसी। और के अगर डीसी है तो हम लोग बोलेंगे अगर मेरे को प्रॉपर एसी चाहिए, ओके यस, तो उसमें डीसी का कुछ भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ओके सो मैं ऐसा बोलूंगा, फॉर प्रॉपर alternating current output it must have no value of DC। क्योंकि अगर लेट अस से ये जो K का वैल्यू है ना 5 एम्पियर है, तो वो हमेशा रहेगा 5 एम्पियर। आपको आ रहा है समझ में? और हमेशा 5 एम्पियर रहने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि जो करंट का वैल्यू वो जीरो पे कभी आएगा ही नहीं, वो 5 एम्पियर के अबाउट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके लेकिन रियल में क्या हम लोग बोलते हैं कि जो एसी आउटपुट आ रहा है वो जीरो से आई नॉट से जीरो, ओके जीरो से माइनस आई नॉट एंड माइनस आई नॉट से जीरो, यानी वो जीरो पे जा रहा है। और वो तभी जा सकता है जब के ओके एक तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम लोग बोलेंगे उसका वैल्यू क्या है, इट इज जीरो। ओके सो इट मस्ट हैव नो वैल्यू ऑफ डीसी। दिस मीन्स के इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, जीरो। इफ के इज जीरो तो हमें मिलेगा आई इज नथिंग बट इक्वल टू E naught upon L into omega sine of omega t minus pi by 2. Okay, yes, this term E naught upon L into omega, this is going to be a constant term and it is called as peak value of current I naught sine of omega t minus pi by 2। ये क्लियर है? ओके अच्छा, अभी इसमें नेक्स्ट पार्ट ऐसा है, इफ आई से I naught is equal to E naught upon L into omega, कैन आई से अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग इट विथ ओम्स लॉ, या यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, तो ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू वॉट, E अपॉन R, या हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू वॉट, आई आर। इसका मतलब कैन आई से ये जो टर्म है ना L इंटू ओमेगा, सी इन दोनों को कंपेयर करो। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V अपॉन आर की जगह पे मैं बोलता हूं E अपॉन आर, EMF अपॉन आर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैंने कंपेयर किया तो LHS पे करंट है, यहां पे भी करंट है, यहां पे EMF है, यहां पे भी EMF है। तो इधर क्या रहेगा, इधर रेजिस्टेंस है, इधर कौन सा टर्म है, L ओमेगा। बट अभी हम लोगों ने क्या बोला है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ओके यस ये पार्ट मैंने इरेज किया हुआ है। ओके प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, इट इज निग्लिजिबल। ओके रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है तो फिर ये एल ओमेगा क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एल ओमेगा इज अ टर्म विच इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस but it is called inductive reactance। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब ये हम लोगों ने डेरिवेशन स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहां पे 3 कंपोनेंट होते हैं ना कोई भी सर्किट के लिए, एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में अगर आपको याद रहेगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। पहला वाला केस प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, ये वाला केस जो है इट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव में मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस इज जीरो। ओके रेजिस्टेंस इज जीरो यानी क्या, तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज जीरो। बट हालांकि यहां पे भी हमें एक ऐसा टर्म मिल रहा है विच इज सिमिलर टू व्हाट, रेजिस्टेंस। ओके बट इट इज नॉट द रेजिस्टेंस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम है, ओके क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो वो काम कौन करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोवाइड्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी, ओके अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये क्लियर है? ओके
आई होप आप लोगों ने इतना कॉपी कर लिया है। मैं ये साइड का पार्ट अभी क्या करने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने ये पार्ट अभी इरेज कर दिया है। ओके, यस, एनीवे, सो बेसिकली L इंटू ओमेगा इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन इसका एक सिंबल होता है, और इसका जो सिंबल होता है दैट इज व्हाट, एक्सएल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सएल। एक्सएल यानी क्या है, तो इट इज रिएक्टेंस दैट इज ऑफर्ड टू AC अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस। ओके, इंडक्टेंस क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच वी हैव सीन, ओके, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन मैं बोल रहा हूं, L जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, और XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। बहुत सारे बच्चे ना L एंड XL में कंफ्यूज होते हैं। ओके, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, XL जो है, XL इज व्हाट, इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। ओमेगा यानी हम लोग क्या बोलते हैं, तो इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। ओमेगा हम लोगों को सॉरी, ओमेगा हम लोगों को पता है इट इज इक्वल टू 2 पाई n, बट यहां पे हम लोग बोलते हैं 2 पाई f इंटू L। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर जो DC होता है डायरेक्ट करंट में आज तक हम लोगों ने सिर्फ रेजिस्टेंस सीखा हुआ है। डायरेक्ट करंट में हम लोग सिर्फ इतना सीखते हैं, V इज इक्वल टू IR। हम लोगों ने कभी इंडक्टिव रिएक्टेंस या कुछ ऐसा सीखा नहीं है। उसका कारण क्या है, तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट में, ओके, इन केस ऑफ DC I इज इक्वल टू वॉट, कॉन्स्टेंट। अगर I कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट होगा क्या, नहीं। करंट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो उसमें साइकिल्स भी नहीं होगी। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो। और अगर उसमें साइकिल्स नहीं है तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे DC में द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वॉट, 0 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्स है, तो यहां पे अगर वो सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा XL इज इक्वल टू वॉट, 0 ओम। ये बात ध्यान में रखना है, 2 पाई FL, ओके, इसका जो यूनिट है इट इज गोइंग टू बी वॉट, ओम। यहां पे लिख देता हूं SI यूनिट इज ओम। जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वही इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट है। अब बात आती है कि हम लोग इसके फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करें, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, विल टॉक अबाउट द फेजर डायग्राम एंड द ग्राफ, ओके, ऑफ EMF एंड करंट टुगेदर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके। यहां पे मैं टाइटल दे देता हूं, दिस इज योर प्योर इंडक्टिव सर्किट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो EMF का इक्वेशन ऐसा लिखा था, और करंट का इक्वेशन हमें ऐसा मिला है, इट इज I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है, यहां पे EMF का फेज ओमेगा t है तो करंट का फेज उससे कम है। और फेज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके कितने साइकिल हुए। जैसे सोचो कि अगर मैं बोलता हूं कि SHM में हम लोगों ने सीखा है एक पार्टिकल का फेज अगर 4 पाई है तो मैं बोलूंगा उसके 2 साइकिल हुए हुए, और दूसरे पार्टिकल का जो फेज है मैं बोल रहा हूं इट इज 3 पाई। 3 पाई का मतलब क्या होता है, ओके, 2 पाई यानी 1 साइकिल एंड 1 मोर पाई यानी हाफ साइकिल। तो पहला पार्टिकल ने 2 साइकिल किया हुआ है और दूसरे पार्टिकल ने 1.5 साइकिल्स किए हुए हैं। तो हम लोग बोलेंगे दूसरा वाला पार्टिकल जो है ना, इट इज लैगिंग एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्टिकल। ये आपको आया समझ में, ओके। बेस्ड ऑन दैट आई विल से I which is equal to I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। करंट इज लैगिंग, अगर यहां पे माइनस आया है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लैग करेगा, ओके। इट इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, EMF E। और वो कैसे दिखाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको इसका पहले वेव फॉर्म बता देता हूं,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ईएमएफ का पहले हम लोग वेव फॉर्म निकाल लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, 0 से ई नॉट, ई नॉट से वापस 0, 0 से माइनस ई नॉट, एंड माइनस ई नॉट से वापस 0। ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका जो करंट आई है वो क्या, इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, एज्यूम करते हैं ओमेगा टी का वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या बोल रहा हूं मैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओमेगा टी इक्वल टू अगर पाई बाय 2 डाला तो मुझे मिलेगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ पाई बाय 2, एंड व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2, इट इज गोइंग टू बी 1। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ये हुआ आपका ई नॉट का पॉइंट। ठीक है, अब करंट का वैल्यू क्या रहेगा, तो ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 2 है, ऐसे केस में आपका ई का वैल्यू ई नॉट आता है, और आई का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी आई नॉट इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी इज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। आई विल से आई विल बी इक्वल टू 0। यानी ईएमएफ अपने पीक वैल्यू पे पहुंच भी गया है, करंट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, करंट का वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है। तो जो करंट की साइकिल है ना, ओके, मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका टाइम एक्सेस है। ईएमएफ आपका ई नॉट हो चुका है पीक वैल्यू पे, करंट जो है ना अभी भी क्या है, इट इज एट 0। ओके, तो ये पहला वाला आपका आई इज इक्वल टू वॉट, 0। ओके, अब लेट अस से मैं बोलता हूं ओमेगा टी का वैल्यू इट इज इक्वल टू पाई। इफ ओमेगा टी इज पाई तो हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई। व्हाट इज साइन पाई, इट इज 0। साइन पाई 0, यानी ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि आपका जो करंट का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी यानी मैं बोल रहा हूं इट इज पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 2 क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2। अब यहां पे करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। लेट अस से ये आपका आई नॉट का लाइन है, ये नेगेटिव आई नॉट का, ठीक है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं जब व्हेन दिस इज एट 0, ईएमएफ इज एट 0, करंट इज एट पीक। ओके, यस, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगेन करंट जब 0 पे है, ईएमएफ विल बी एट नेगेटिव पीक। ये आ रहा है समझ में? ओके, तो करंट का आपका ग्राफ ऐसा आने वाला है। और एक बात ध्यान में रखो, करंट जब 0 पे टच कर रहा है ना, वही टाइम पे ईएमएफ जो है वो पीक वैल्यू पे रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, सो बेसिकली अगर मैं करंट के ग्राफ को पीछे की तरफ ट्रेस करूं तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, लाइक दिस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में चेक करना है, आपको सेम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यस। अच्छा, अभी इसका एक और छोटा डायग्राम बाकी है। ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज इक्वेशन ऑफ आई। ओके, और जो सॉलिड लाइन है यहां पे लिख देता हूं, डॉटेड लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये जो है दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये अगर आपको नहीं समझ में आया ना, प्लीज मुझे कॉल करो, पूछो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, यस। अच्छा, अभी इसका फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम मैं क्या करता हूं ना, ओके, ये साइड पे बना देता हूं। ओके, तो अभी हम लोग ये साइड पे फेजर डायग्राम बनाएंगे। ओके, मैं चाहता हूं अच्छे से ध्यान दो। ओके, सी, सबसे पहले दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, पहला जो इक्वेशन है हमारा दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैं ओमेगा टी के एंगल पे एक लाइन बना देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, और वो लाइन पे प्रॉपर स्केल लेके मैं
जो ई नॉट का मैग्नीट्यूड है वो मार्क कर देता हूँ. लेट अस से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ई नॉट इज 10 वोल्ट, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. ठीक है, यस. ये हुआ आपका ई नॉट, ये हुआ उसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस. एंड वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है दिस वन, इसको हम लोग बोलेंगे दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज ई, विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये ध्यान में रखो, जो आपका ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है इट इज गिवन बाय द प्रोजेक्शन. ई नॉट साइन ओमेगा टी वेरी होता है, लेकिन जो ई नॉट है आपका, ई नॉट इज द फेजर, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. ये पूरा का पूरा है ना, ये ऐसे रोटेशन करेगा एंड टिप ऑफ ई नॉट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा समझ लो. ठीक है, एनीवे अब बारी आती है आई नॉट बनाने की. ओके, आई नॉट बनाते वक्त मैं आपको बोलूंगा कि आई नॉट का जो फेज है दैट इज व्हाट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. बोलने का मतलब है कि अगर ये 30 डिग्री है, ओके, तो मैं बोलूंगा दिस विल बी 30 डिग्री माइनस पाई बाय 2. 30 डिग्री माइनस पाई बाय 2 इन्हें क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 30 माइनस 90, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 60. तो विद रिस्पेक्ट टू हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस. ओके, ये जो आपका एंगल रहता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 60 डिग्री. तो माइनस 60 डिग्री हम लोग ऐसे बनाएंगे. ठीक है, एक लाइन बना दी मैंने और वहां पे मैंने आई नॉट का मैग्नीट्यूड मार्क कर दिया लाइक दिस. ओके, विद रिस्पेक्ट टू ओके एक्स एक्सिस. अभी हम लोग बोल रहे हैं माइनस 60 ना. ओके, तो ये वाला जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट, इट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. दैट इज द फेज ऑफ योर करंट इक्वेशन, I which is equal to I naught साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ये क्लियर है. अब इसमें अगली बात ऐसी है कि अगर आप देखोगे इन दोनों एंगल को, अगर आपने ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को आपने ये किया, ये जो टोटल एंगल है ना, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. नेगेटिव 90 रहेगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. हमेशा ध्यान में रखो जब हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, ओके, एंगल्स आर पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दे आर नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्लियर है. ओके, अच्छा, अभी आप पूछोगे सर जैसे आपने यहाँ पे ई दिखाया तो आई कैसे दिखाएगी. एकदम सिंपल है. ओके, एज लॉन्ग एज आप इसको साइन के फॉर्म में रख रहे हैं, आपका जो आई रहेगा, आई किधर दिखाओगे आप, इट विल बी ऑन ओके नेगेटिव वाई एक्सिस. तो ये हुआ आपका आई. आई इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. आई होप ये क्लियर है. तो आपका आई नॉट नीचे की तरफ आएगा. ये क्लियर है. ओके, सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ जो आपने बनाया उसके प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, यस. तो ये जो दोनों डायग्राम है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं. इसको क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने बना लेना है. ठीक है, यस. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, विल सी सम ऑफ द सॉल्व न्यूमेरिकल्स. ओके, यस, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. ओके, प्लीज कॉपी दिस. ओके, तो अभी तक के जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है, ओके, हम लोगों ने शायद एक भी सॉल्व एग्जांपल नहीं लिया. सो विल स्टार्ट विद एग्जांपल 13.1. एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय ओके EMF E is equal to E naught sine of 314t. ओके, दिस इज योर एग्जांपल 13.1. ओके, आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द पीक वैल्यू, यानी आपको E naught का वैल्यू निकालना है. ओके, आई थिंक दिस इज गिवन एज E इज इक्वल टू E naught नहीं है, ये 6 है. ओके, आपको यहाँ पे E naught का वैल्यू पूछा है और पूछा हुआ है फाइंड द फ्रीक्वेंसी. ओके, यानी आपको F का वैल्यू पूछा हुआ है और आपको पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू. ओके, यानी आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसका पूछा हुआ है, EMF का ही पूछा हुआ है. ओके, एट टाइम t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड दिया है. मैं बोलूँगा वो 2 मिली सेकेंड को चेंज करके 5 मिली सेकेंड करना है. 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड. अब ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है. तो हम लोग बोलेंगे कि E इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314 इंटू टी कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. हम लोग बोलेंगे इन दोनों को कंपेयर किया तो E नॉट का वैल्यू क्या है,
ई नॉट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये आपको पहला आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सबसे पहले मैं ओमेगा कंपेयर करूंगा। मैं बोलूंगा ओमेगा का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 314। बट ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई एफ, दैट इज इक्वल टू 314, ओके। तो 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। पाई का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 इंटू एफ इज इक्वल टू 314। 314 1 जा 314 100 सा, दिस इज गोइंग टू बी 2 1 जा 250 सा। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वॉट, 50 हर्ट्स। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ओके। दे हैव आस्क्ड टाइम पीरियड ऑल्सो, ओके। टाइम पीरियड भी निकालना है। तो टाइम पीरियड टी क्या रहता है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इज 1 अपॉन 50। आंसर इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी, कैन आई से 100 अपॉन 50 इंटू 10 रेज टू -2। 100 अपॉन 50 कितना हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 10 रेज टू -2, दैट इज गोइंग टू बी 0.02 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एम एफ ई एट टाइम t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड की जगह पे मैंने 5 मिली सेकेंड करने को बोला है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू -3, ओके। दिस इज गोइंग टू बी ई नॉट। ई नॉट की जगह पे हमारा कितना है वैल्यू, 6 है। तो हो जाएगा 6 इंटू साइन 314 इंटू 5, ओके। दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक 314 into 5, so it is going to be 5 4s are 20, 2 carry 5 1s are 5 7, okay, and this is going to be 3 5s are 15, 1570, okay, into 10 raised to -3। ये नहीं हो जाता है आपका 1.57 रेडियन। 1.57 रेडियन का मतलब हुआ 3.14 अपॉन 2। समझ में आ रहा है आपको, रेडियन के फॉर्म में, विच इज नथिंग बट 6 अप्रोक्सीमेटली 6 sin of pi by 2, and what is sin of pi by 2 radian, it is going to be 1। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलेंगे ये जो टर्म है, दिस टर्म, इट इज गोइंग टू बी 1। आपके पास आएगा E इज इक्वल टू 6 इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर विल बी 6 इंटू 1, दैट इज 6 वोल्ट। सो एट t इक्वल टू 5 मिली सेकेंड आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 6 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सम पे जाते हैं। 13.1 हो गया है। 13.2 एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, ओके, इस साइड पे लिख देता हूं मैं, दिस इज 13.2। E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 3142 इंटू टी, ओके, is connected to a pure resistor R is equal to 50 ohm। तो ये एक्चुअली प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ओके, एंड द RMS थ्रू द रेजिस्टर, ओके। बहुत ही सिंपल है। RMS, अभी RMS वैल्यू जो है ना, ये ध्यान में रखो, दिस RMS वैल्यू विल बी ऑफ करंट, ओके, यस करंट। या फिर आपको शायद इन्होंने देखो क्या पूछा हुआ है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, द RMS करंट थ्रू द रेजिस्टर, ओके। तो अब इसको कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूंगा कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पे आपका ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई नॉट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 140 वोल्ट। ओमेगा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3142, ओके। आई जस्ट चेक इट वंस अगेन, जो इक्वेशन है वो बराबर है क्या, यस, साइन 3142 दिया हुआ है, ओके। तो ओमेगा आपका 3142 है। कैन आई से ओमेगा इज 2 पाई एफ, दिस इज 2 इंटू 3.14 इंटू एफ। तो ये अभी 3142, दिस इज 3.14, ओके। पाई का वैल्यू 3.142 ले लेते हैं हम लोग। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1000 सा, ये हो जाएगा आपका 500। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगा दैट विल कम एज 500। पिछले सम जैसा ही है।
पिछले सब में आपका 50 हर्ट्ज आया था, ओके, यस। और आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने 50 हर्ट्ज दिया है, वो गलत है, ओके। या फिर आपको ऐसा चेंज करना पड़ेगा, जो ओमेगा है, ओमेगा आपको 314 लेना पड़ेगा, ओके, यस। तो प्लीज़ ये आपने टेक्स्ट बुक में करेक्ट करना है। टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी 500 हर्ट्ज, ठीक है, यस। बिकॉज ये वैल्यू 3142 है। अगर ये 314 होती या 314.2 होती तो हम लोग बोलते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ये 500 हर्ट्ज है। और फिर आपको क्या निकालना है, आरएमएस करंट निकालना है। आपके टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है ना वो पूरा ही गलत है, ओके। अब आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। आपको करना क्या है, पहले आई नॉट निकाल लो। आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ई नॉट का वैल्यू 140 है अपॉन 50, सो दिस गोइंग टू बी व्हाट, 14 अपॉन 5, एंड 14 अपॉन 5 इज नथिंग बट इक्वल टू 2.8। ये जीरो कैंसिल हो गया, ओके। तो आपको आई नॉट कितना मिला है, 2.8 एम्पियर। और आरएमएस वैल्यू जो है, आई आरएमएस, दैट इज गोइंग टू बी आई नॉट अपॉन √2, दैट इज यू कैन से 2.8, 1 अपॉन √2 कितना होता है, 0.707, ओके। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, ओके। 28 7 ओके, तो हम लोग बोलेंगे 27 140 होता है, 8 7 56, इन्हें कितना हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी 196, ओके। 19 कैरी, 28 0 0, 9 1 कैरी, 28 7 ओके। इट इज अगेन जैसे मैंने बोला, इट इज गोइंग टू बी ओके 196, ओके, 196 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 197, और आपके कितने डेसिमल आएंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 1.976 एम्पियर। ये आपका आई आर एम एस का वैल्यू आएगा। टेक्स्ट बुक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आई होप आप लोगों को ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है, यस। यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि टेक्स्ट बुक का जो आपका आंसर है 50 हर्ट्ज है, जो गलत है। टेक्स्ट बुक में आपको ये पूछा हुआ है आरएमएस करंट निकालना है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, तो उन्होंने ईआरएमएस का वैल्यू निकाला हुआ है, ओके। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, आईआरएमएस। तो हमारे आंसर और टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल के आंसर है वो मैच नहीं होंगे, ओके। एनीवे, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक, ओके। तो हार्डली मुझे लगता है और हमें 2 लेक्चर लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर, उसमें टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो विल स्टॉप फॉर टुडे।